हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर आपका मिशन अपडेट के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और आगे की तैयारी भी जारी रखें और प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाते रहें प्रीवियस ईयर सेट का। उससे रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप हमसे बिंदास होकर संपर्क कर सकते हैं और आगे की तैयारी जारी रखें। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ईवीएस के कंटेंट के 5th क्लास का एनसीईआरटी नोट्स। 3 क्लास और 4th क्लास का पूरा एनसीईआरटी नोट्स आपको दे दिया जा चुका है। अच्छे तरीके से आप उसको रिवीजन करते रहें। आज हम 5 क्लास का एनसीईआरटी नोट्स देखने वाले हैं। ये भी 2 पार्ट में होंगे। पहला पार्ट आज आपको दिया जा रहा है, कल आपको दूसरा पार्ट दे दिया जाएगा। उसके बाद ईवीएस पूरे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए आज एनसीईआरटी में हम बात कर लेते हैं 5th क्लास का। शुरुआत करते हैं। जानवरों में देखने, सूंघने, सुनने, महसूस करने की शक्ति होती है। देखिए, जानवरों में ये सब शक्तियाँ होती हैं और उसी के द्वारा वो अपने शिकार को भी देख सकते हैं। कोई जानवर कई मीलों दूर से शिकार को देख सकता है। कोई हल्की आहट को भी सुन लेता है। किसी के कान तेज होते हैं, किसी के महसूस करने की शक्ति ज़्यादा होती है, किसी के सुनने की शक्ति ज़्यादा होती है, कान तेज ज़्यादा होता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेते हैं, सूंघ कर करके। जैसे कौन सूंघते हैं, जो देखिए चींटियाँ जो है चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाले चींटियों को रास्ता मिल जाता है कि बाकी सब चींटी कहाँ गए हैं, कहाँ पर हैं। कुछ ऐसा छोड़ते चली जाती है अपने चलने के बाद, तो उससे पीछे जितने भी चींटी हैं उसको सूंघते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां भी लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। चलिए आगे। मच्छर हमारे शरीर की, मतलब तुम्हारे शरीर की गंध खासकर पैर के तलवे, मतलब हमारे शरीर की पैर के तलवे को और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। अब मच्छर को तो उतने तेज़ आँख होते नहीं हैं, तो क्या करता है, सुगंध के माध्यम से या पैर के तलवे, हाँ खासकर गंध के माध्यम से और शरीर की गर्मी से ढूंढ लेता है। चलिए आगे। रेशम का कीड़ा के बारे में देखें कि रेशम का जो कीड़ा है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। रेशम का कीड़ा भी वही करता है, मतलब सुगंध से पहचान लेता है। सड़कों पर कुत्तों की अपनी जगह जगह बैठी होती है। कुत्तों को देखते होंगे कि जब एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया है और अगर आता है तो उसे भौंकने लगता है। उसे पता चल जाता है कि दूसरे इलाके का कुत्ता है, मल मूत्र को सूंघ करके। तो इसमें सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें जो होती है उसके सिर के दोनों तरफ होती है। देखते होंगे पक्षी की आँख होता है दोनों तरफ। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनके दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती है। देखिए क्या होता है कि दोनों साइड पक्षी की आँख होता है और जब किसी चीज़ को आगे देखना होता है ना, तो दोनों आँख का जो पुतली होता है एक ही चीज़ पर टिका देते हैं, तब बढ़िया से दिखाई देता है। और इनका जो आँख होता है वो पूरे रंग को नहीं देख सकती है ना। इसके बारे में भी आगे देख लेते हैं क्या है। कई पक्षी जो होता है अपनी गर्दन ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आँखें जो होती हैं, आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। तो पुतली घूम नहीं सकती, इसके कारण वो अपना गर्दन घुमा करके ही आसपास देखते हैं। अगला है चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। देखिए ये सब हमसे ज़्यादा देख सकते हैं अच्छे तरीके से, इसीलिए देखते हैं दूर ऊपर जब चील और बाज गिद्ध उड़ते रहते हैं तो नीचे मरे जानवर को अच्छे तरीके से देख लेते हैं और उसे आराम से खा जाते हैं। तो 4 गुना ज़्यादा हम लोग से देख सकता है। ये कहने का मतलब अगर हम कोई चीज़ 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ता है तो वह 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। ये चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी में ये गुण पाया जाता है। नेक्स्ट, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। देखिए यहाँ पर आगे ना, कुछ रंग मतलब या तो हरा तो पूरा हरा या फिर थोड़ा ब्राउन या इस टाइप से देख पाते हैं। सारे रंगों को नहीं देख पाते हैं एक जैसे, जैसे हम लोग देखते हैं ना अब अपने आँखों से, उस तरीके से नहीं देख पाते हैं। और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। जैसे उल्लू को काला और सफ़ेद दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। कल भी पढ़े थे हम लोग 4th क्लास में कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं और वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ज़मीन पर चलने के कारण ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। अब वो सुनने के लिए क्या करता है, ज़मीन के कंपन से वो सुनता है कि कोई आ रहा है तो नहीं, तो इस तरीके से वो सुनता है। चलिए नेक्स्ट, लंगूर पास आती मुसीबत।
लंगूर को देखे होंगे, बंदर की तरह होता है। जैसे शेर और चीता, उसकी उसकी मुसीबत होती है ना कि खा हो जाएगा, उसे डरता है, उसको देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देती है। और इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। जब कोई विचित्र प्रकार का प्राणी आ जाता है तो एक खास तरह की आवाज़ें निकालते हैं वो लोग, और ख़ास करके अपने मुसीबत को देखकर, जैसे शेर और चीता को अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं। और कुछ पक्षी जो होते हैं अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही है। आप लोग भी जानते होंगे कि बहुत सारे पक्षी होते हैं अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़ होती है उनकी। तो इस तरीके से एक पक्षी दूसरे पक्षी की सेवा करते हैं, और अपने आसपास के लोगों को भी बताते हैं कि मुसीबत आ रही है, आप लोग भी तैयार हो जाओ। मछलियाँ जो है खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। पानी में बिजली तरंग उत्पन्न करती है, जिससे सारे मछलियों को जानकारी प्राप्त हो जाता है कि कुछ ना कुछ घटना घटने वाली है, शिकार अपना कोई शिकारी शिकार करने आ रहा है। तो इस तरीके से जैसे कुछ जानवर जो होते हैं ना, तूफान या भूकंप आने से पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। और जो लोग जंगल में रहते हैं, जानवरों की इस व्यवहार को समझते हैं, वो जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कोई अनहोनी होने वाली है। हम लोग भी देखते हैं कभी कभार कि हमारे आसपास के क्षेत्र में भी अगर कोई जानवर विचित्र व्यवहार करने लगता है तो ऐसा लगता है कि मानो कि कुछ ज़रूर घटना घटने वाली है। तो इस तरीके से हमें मालूम हो जाता है। क्या हुआ था कि 2004 के दिसंबर में आए सुनामी में कुछ समय पहले जानवरों की अजीब खास आदिवासी जाति समझ गई, और उन्होंने इन इलाकों को खाली कर दिया और अपनी जान बचा ली। क्या हुआ था 2004 के दिसंबर में, जब सुनामी आया था ना अंडमान में, तो उस वक्त जानवरों के विचित्र विचित्र व्यवहार को देख करके वहाँ के आदिवासी जो थे इलाके को खाली कर दिए जल्दी जल्दी। उसके बाद जैसे ही खाली किया, वहाँ सुनामी आ गई और उनकी जान बच गई। तो इस तरीके से जानवरों की भी भाषा होती है, वो पहले ही जान लेते हैं कि कुछ ना कुछ घटना घटने वाला है। इसलिए आप लोग भी सतर्क रहें और जानवरों की भी आवाज़ें सुनते रहें। जैसे डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा होती है और अपनी अपनी भाषा में वो लोग बात करते हैं। तो बात तो सही है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, बहुत से जानवर क्या होते हैं, किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे छिपकली को देखते होंगे, सर्दी में आपको दिखाई नहीं देता होगा घरों में, और लंबी नींद में चले जाते हैं सोने के लिए। देखिए एक और जानवर है स्लॉथ। स्लॉथ जो होता है ये भालू जैसा दिखता है, लेकिन भालू नहीं होता। यह दिन के करीब 17 घंटे याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपको कंटेंट में मिलेंगे, आपको आएंगे एग्ज़ाम में, इसलिए बेहतर तरीके से इसको पढ़िए। सारे कंटेंट आपको बेहतरीन तरीके से दिए गए हैं बना करके, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा अच्छे तरीके से। क्या होता है कि 17 घंटे पेड़ से लटक कर मस्ती से सोते रहता है। कितना एकदम आलसी है ये। और यह जिस पेड़ पर रहता है ना, उसी के पत्ते खाकर पलता है। और जब यह अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेता है तभी पास के पेड़ पर जाता है। और 40 बरस के अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पेड़ पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। कितना आलसी हैं ये, देखते हैं, वो भी तकलीफ़ उठाता है। यह सप्ताह में एक ही बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। अब देखिए कितना आलसी जानवर है ये, तो आप ही बता सकते हैं। चलिए आगे। गाय जो होता है 4 घंटे सोती है, सही बात है। अजगर 18 घंटा सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है, और बिल्ली 12 घंटा सोती है। तो इन सोने का ये समय था इन लोग का। बाघ के बारे में देखें तो बाघ के बारे में कुछ खास विशेषताएं हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकता है, और उसको ब्लैक एंड वाइट अच्छे तरीके से दिखाई देगा कि कौन क्या है। हम लोग तो अंधेरे में उतना देख नहीं सकते हैं, और हम लोग से 6 गुना बेहतर देख सकता है वो। अगला है, बाघ की जो मूँछें हैं हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है उसके मूँछों से ही। उसके मूँछों हवा में जब कंपन होती है ना, उस तरीके से। और इससे इन्हें अंधेरे में यहाँ रास्ता होगा, रहता नहीं, रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है उनको। यहाँ रास्ता देख लीजिएगा, कर लीजिएगा सही। अगला है, बाघ जो है मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़, अपने बाघिन को बुलाने के लिए अलग आवाज़, और कराहने और गुर्राने के लिए अलग आवाज़। तो अलग अलग तरीके का आवाज़ निकालता है, उसकी भी अपनी अपनी भाषा होती है। इस तरीके से
बाघ का जो गुर्राना होता है ना, याद रखिएगा, ये 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ये सब कंटेंट आपको प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। जब हम कंटेंट का क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा ये सारे चीज़। लेकिन अभी आप इसके बारे में जानिए बेहतर तरीके से। और 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं और एक बाघ किसी दूसरे बाघ के गंध को झट पहचान लेता है। तो ये भी सूंघ करके एक दूसरे के बारे में जान लेता है कि कोई बाहर से तो नहीं आया। चलिए, बाघ जो होता है हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भी भांप लेता है। देखिए, इसके कान भी तेज हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। अब जिधर से आवाज़ आ रहा है ना, उधर उसके कान घूम भी जाएंगे, तुरंत एकदम अलर्ट हो जाएगा कि कहाँ से क्या आ रहा है। तो इस तरीके से बाघ के सूंघने की भी क्षमता होती है ज़्यादा, और उसके कान भी ज़्यादा तेज होते हैं, साथ में वो गुर्राता भी बहुत ज़्यादा है। चलिए, हाथी हाथी को उसके दांत के लिए मार दिया जाता है, गैंडों को उसको सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। ये तो बहुत गलत बात है, लेकिन इन सारी चीज़ों का उसका बहुत इस्तेमाल करता है और बहुत महंगा बिकता है, इसलिए उन्हें मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को किस लिए मारा जाता है? तो खुशबू के लिए मारा जाता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि हाथी जो है दांत के लिए प्रसिद्ध ज़्यादा है, गैंडे को उसके सींग के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, शेर, मगरमच्छ और सांप उनकी खाल के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस तरीके से चलिए आगे। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त होने का खतरा है, और हमारी सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा भी दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपने देखा होगा, ये जानवरों की सुरक्षा के लिए ही है। खासकर यहाँ बाघ भी ज़्यादा है। और भरतपुर के घाना ज़िले में भी जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रबंध किए गए हैं, और इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। ये कानून है, बनाया गया है सरकार के द्वारा, ताकि जंगलों की रक्षा हो सके, साथ में जानवरों की भी रक्षा हो सके। जो सांप अपनी धुन पर नचा सकते हैं ना, उन लोगों को कालबेलिया कहते हैं। देखिए, सांप को धुन पर नचाने वाले को कालबेलिया कहा जाता है, याद रखिएगा। नागगुम्फन। अब देखिए, नागगुम्फन क्या है? नागगुम्फन एक तरह का डिजाइनिंग है, ऐसी डिज़ाइन जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ये 3 जगह। तो नागगुम्फन कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं? सौराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। किस लिए? सजाने के लिए, रंगोली, कढ़ाई और दीवार को सजाने के लिए यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे। कालबेलिया जो है अपनी बेटी की शादी में तोहफे के रूप में सांप भी देते हैं। जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो दहेज के रूप में सांप दिया जाता है, और अच्छे तरीके का सांप होता है, काफ़ी प्रसिद्ध सांप होता है। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती है। उसमें नाच जब होता है शादी में तो मुद्राएं भी सांप जैसी होती है, नागिन डांस। चलिए, कालबेलिया के लोग सांप को एक धरोहर और पूंजी के रूप में मानते हैं, और इसे वह अगली पीढ़ी को सौंपते हैं। वो उनकी पूंजी के रूप में है। वो कालबेलिया के प्रजाति के जो लोग होते हैं वो सांपों को नहीं मारते हैं, बल्कि वो सांपों की रक्षा करते हैं, ताकि अगले पीढ़ी को सौंपा जा सके और अपनी रक्षा भी कर सकें, क्योंकि उनका यही काम होता है। चलिए आगे। बीन पार्टी के बाजे देखे होंगे, जब बीन बजाते हैं सपेरे लोग, वो जो होता है बीन, तुम्बा, खंजरी, ढोल, ये सब देखे होंगे। ढोल के अलावा जितना भी है ना, बीन, तुम्बा, खंजरी, ये सब लौकी के बनाए जाते हैं। बड़ा बड़ा जब कद्दू हो जाता है बहुत बड़ा, तो उसके खोखले से बनाया जाता है। उस तरीके से उस मजबूत जब हो जाता है तो बनाया जाता है ये सारी चीज़। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से अलग केवल 4 तरह के ही सांप हैं जो जहरीले होते हैं। बस 4 ही तरह का सांप है हमारे देश में जो जहरीला है, बाकी सब जहरीला नहीं है। बस डर के मारे लोग काट लिया, और अब तो सांप काट लिया भाई, और डर से मर जाते हैं। ये 4 सांप कौन है? नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। ये तीनों याद रखिएगा, चारों याद रखिएगा, आपको बेहद ज़रूरी है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम्स में। चलिए आगे। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। देखते होंगे जब सांप काटता होगा तो 2 चिन्ह रहता है, जहाँ पर काटता है 2 चिन्ह रहता है। वो जो होता है खोखला दांत होता है, और उसमें जहर भरा होता है, और उससे जहर आपके शरीर में चला जाता है। जब व्यक्ति को सांप ने काटा है तो उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई, जिसको सीरम दी जाती है, सीरम कहा जाता है, सीरम। और ये जो सीरम होता है ना, सांप के जहर से ही बनाया जाता है। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में भी ये उपलब्ध होता है अब तो।
सीरम 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 मतलब समझ गए ना, सांप के जहर से ही बनाया जाता है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है, ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। ऐसा ना नियम कानून बन चुका है। ना ही उसे पालतू बना सकता है। इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है 6 महीने साल भर की, या जिस तरीके से वहाँ कानून बना हुआ है उसके लिए। अलग अलग स्वाद के लिए जीभ में अलग अलग हिस्से होते हैं। देखिए हमारे जीभ में बहुत सारे हिस्से होते हैं जिससे हम स्वाद को पकड़ते हैं कि क्या मीठा, तीखा, नमकीन, कड़वा, ये सब चीज़ जीभ के स्वाद से ही होता है। जीभ पर कुछ दाने दाने जैसे दिखते हैं ना, और उन्हीं से हम स्वाद का पता चलता है हमें। अब देखिए जीभ का सबसे अगला हिस्सा होता है, वहाँ पर कुछ रखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अंदर जाएगा ना तो वहाँ से स्वाद का पता चलता है। आगे सब जगह अलग अलग हिस्से में अलग अलग स्वाद का बना हुआ रहता है, जो आप साइंस में आगे कक्षा में पढ़िएगा। खाने को 30 से 32 बार चबाकर खाना चाहिए ताकि भोजन आसानी से पच जाए, और जो भी मुंह में लार जो रहता है ना उसके साथ मिल करके भोजन पचे, आसानी से पच जाता है और भोजन। चलिए आगे। दस्त और उल्टी होने पर नमक और चीनी का घोल दिया जाता है, ये तो सभी को पता है आप लोग को। कमजोरी होने पर ग्लूकोज भी पिया जाता है, और ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देती है। और एक बात खास है कि जब खाना और पानी पीना पचना बंद हो जाता है तब ग्लूकोज चढ़ाया भी जाता है हमारे शरीर में, जो डॉक्टर के द्वारा चढ़ाया था ना बोतल वाला पानी, तो उसका भी यूज़ किया जाता है। वो भी एक तरह का ग्लूकोज ही रहता है। तो ग्लूकोज से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, आपको पता है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे। डॉक्टर बोमोंट एक डॉक्टर थे जो फौजी मार्टिन के पेट के छेद से देखा कि पेट पाचक रस होता है ना, अलग अलग भोजन को पचाने में कितना देर लगाती है, इसकी तालिका बनाया उन्होंने। वो एक फौजी मार्टिन थे जिनको गोली लगा था, और उसका इलाज यही बोमोंट किए थे। उस वक्त ज़्यादा तकनीकी ना होने के बावजूद कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से इलाज कर करके और उसको ढक दिया था। जब 1 साल के बाद देखा तो क्या हुआ कि छेद रह गया था और उसके ऊपर चमड़ी चला गया था। जब अंदर की चमड़ी दाबते थे तो अंदर पूरा पेट का हिस्सा दिखाई देता था अच्छे तरीके से, मतलब कि जो छेद हुआ था भर नहीं पाया था। तो इस तरीके से इनको, जो डॉक्टर बोमोंट को बहुत सुविधा मिली कि पेट के अंदर किस तरीके से कैसे खाना पचता है इसको देखने में। तो देखिए पढ़ लीजिएगा इसे। कच्चा दूध जो होता है पेट के अंदर रहने पर पाचक रस, जो पेट के अंदर पाचक रस था ना, वही पाचक रस 10 ml एक गिलास में भी निकाल लेते हैं पाइप से लगा करके डॉक्टर बोमोंट उस फौजी के पेट से, और उस वो गिलास में रख करके वही कच्चा दूध देखा जाता था कि वो कितने दिन में पाचन होता है। और इसका प्रयोग उन्होंने मछली पर भी कर चुका था। 8 घंटे में पूरी मछली जो होती है उसके 16 टुकड़े डाल करके उसको चेक किए थे, तो पूरी की पूरी तरीके से पच जाती है, पूरा गल जाता है, उसमें मिल जाता है इससे पाचक रस में इतना ज़्यादा होता है, 8 घंटे में पचा। तो इस तरीके से ये खाने वाली चीज़ देखे कि अगर पेट में है वही पाचक रस तो 2 घंटा 15 मिनट लगेगा कच्चा दूध, और गिलास में लगेगा 4 घंटा 45 मिनट। उबला हुआ दूध 2 घंटा, और ऐसे 4 घंटा 15 मिनट। पूरी तरह उबला हुआ अंडा 3 घंटे 30 मिनट, ऐसे 8 घंटे लगेंगे उनको पचने में। और कम उबला हुआ अंडा 3 घंटा लगेगा, ये ऐसे 6.5 घंटा लगेगा। कच्चा अंडा फेंटा हुआ जब 2 घंटे लगता है, और ऐसे 4 घंटा 15 मिनट। कच्चा अंडा 1 घंटा 30 मिनट लगता है, तो ऐसे 4 घंटे नॉर्मली। पाचक रस वही पाचक रस जो पेट में रहता है लेकिन गिलास में निकाला हुआ शरीर से बाहर रहता है। तो चेक कर रहे थे। अगला है उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, अभी भी प्रसिद्ध है उड़ीसा के कालाहांडी ज़िला, और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। कई बार तो यहाँ धान जो होता है गोदामों में पड़े पड़े सड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग भूखमरी का शिकार हैं। बहुत भूखमरी है वहाँ, बहुत सारे लोग भूख के कारण वहाँ मृत्यु ज़्यादा हो रही है और होती भी है। खाने की चीज़ों के 1 से 2 दिन तक ख़राब होने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाय हम लोग भी घर पे करते हैं। जैसे दूध को रखने के लिए क्या करते हैं, उबालते हैं कि ज़्यादा देर तक रह सके। पके हुए चावल एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं ताकि आपको बाद में इसे खा सकें। हरा धनिया जो होता है गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है ताकि वो हरा का हरा रहे। मुर्गे में रखते हैं, अम्मी से बचा कर रखते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको पता है, घरेलू उपाय है। चलिए आंध्र प्रदेश में चलते हैं, वहाँ आम ज़्यादा होता है। तो आम ज़्यादा होता है तो आम से आम पापड़ी बनाया जाता है। वहाँ आंध्र प्रदेश में आम पापड़ी को क्या कहा जाता है, मामिड़ी तांदड़ा ये कहा जाता है, वहाँ का नाम है ये आम पापड़ का। चलिए आगे कैसे बनाया जाता है आम पापड़ जो देख लेते हैं। पके हुए आम का गूदा निकालकर फिर उससे रस निकाला जाता है, और इस रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली जाती है, और किसी चटाई या पन्नी पर पतली परत फैला दी जाती है। फिर उसे धूप में सुखाया जाता है।
4 दिन तक यही प्रक्रिया की जाती है। उसके ऊपर 1 2 4 परतें बनाई जाती है और उसको फिर 1 सप्ताह में ये पापड़ तैयार हो जाता है। उसको काट काट के फिर उसको खाते हैं अलग, बहुत स्वादिष्ट होता है। आप चलिए कभी जाइएगा तो वहाँ खाइएगा ज़रूर। कच्चे आम से अचार बनाया जाता है। देखिए कच्चे आम से अचार हमारे एरिया में भी बनाया जाता है सभी जगह। और आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार बनाते हैं, आम पापड़ बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, टॉफ़ी बनाते हैं, रस बनाते हैं। देखते होंगे ना, आम का सीज़न जब रहता है तब तो रहता ही है, और जब नहीं रहता है तो भी सालों भर आम का आप स्वाद पा सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से रस उस पी करके, टॉफ़ी बना करके, बहुत सारे तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं शिकारी पौधे के बारे में। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चूहों, मेंढक, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इन्हें नेपेंथिस इनमें से सबसे ज़्यादा नेपेंथिस जो होता है सबसे ज़्यादा मशहूर होता है, जिसको कीटभक्षी पौधा कहते हैं, घटपर्णी जिसको कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्यों में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, इस इस तरीके से, और इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है इस तरीके से। और घड़े से खास खुशबू निकलती है और जो कीड़ों को खींचती है, और पौधे के ऊपर पहुंचकर कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकाल पाते हैं और वो उसका भक्षण कर लेता है। तो इस तरीके से कीटभक्षी पौधा इसको कहा जाता है, या शिकारी पौधा इसे कहा जाता है। चलिए आगे। बेलक्रो सुने होंगे आप, नाम जानते होंगे, नाम नहीं जानते होंगे लेकिन देखा होगा आपने। स्विट्जरलैंड के जो या फिर बैग उग में चर चर करने वाला रहता है ना, चर, उसको जब निकालते हैं, जैसे खासकर सैंडल में ज़्यादा रहता है हम लोग के, तो बेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खोलने पर चर चर की आवाज़ करती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते और पट्टे इसका इस्तेमाल इसमें देखा होगा, तो उसी को बेलक्रो कहा जाता है। ठीक है, आगे। मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई, अब मिर्ची कहाँ से आई जिसके बारे में देख लेते हैं कि इसे पुर्तगाली देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। कहाँ से आया मिर्ची कहाँ से आया, तो दक्षिण अमेरिका से आया, पुर्तगाल के व्यापारी लाए थे। अब यह हमारे देश में भी उगाई जाती है। अब भिंडी के बारे में बात कर ले तो भिंडी आपके अफ्रीका से आई है, गोभी मटर यूरोप से आया है, चाय हमारे देश में असम में उगाई जाती है, और सोयाबीन चीन से आया है। तो इस तरीके से ये सारे चीज़ कहाँ कहाँ से आए हैं इसके बारे में जान लीजिए। आपको कंटेंट में आपको एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। चलिए आगे। राजस्थान के जैसलमेर के राजा 650 साल पहले की बात है। घाड़सी नाम के एक राजा थे। उन्होंने लोगों के साथ मिल कर के 650 साल पहले, मतलब 650 साल पहले, घड़सी सर नाम का एक तालाब बनाया था। अब देखिए, राजा घड़सी थे और सर का मतलब होता है तालाब, मतलब घड़सी का तालाब यानी घड़सी सर। तो इस तरीके से वो तालाब बनाए थे। उस तालाब के बारे में कुछ खास बातें देख लेते हैं कि मीलों तक फैले इस घड़सी सर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था, और तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब पानी से भर जाता था ना, तब बाकी पानी बाहर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। बाहर, तो बाहर उसके नीचे एक छोटा सा और तालाब बना रहता था, उस तालाब में चला जाता था। जब वो भी भर जाता था तो तीसरे तालाब में चला जाता था, और उस तरह से 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। और जब एक तालाब भर जाता था तो दूसरे तालाब में फिर वही पानी चला जाता था। यानी पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। याद रखिएगा, कहाँ, खास करके राजस्थान में, ऐसे भी वहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वहाँ पहले पानी किस तरीके से इकट्ठा किया जाता था उसके बारे में आप जान लीजिए। अल बरूनी, ये देखिए इनके बारे में सुन लेते हैं कि अल बिरूनी कौन थे। 1000 साल पहले एक यात्री भारत आया जिसका नाम था अल बिरूनी, और वो उज़्बेकिस्तान से आया था। अभी उज़्बेकिस्तान पड़ता है, तो उज़्बेकिस्तान से आया था। इसने अपनी किताब में उस समय के तालाब का वर्णन करते हुए लिखा है कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में बहुत माहिर हैं। इसके लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही, बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के लोहे के कुंडों, सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे उस वक्त। और इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती, और लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। देखिए ये ऐसा इस तरीके का था, और देखिए कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं, और इस सीढ़ियों से एक तरफ से उतरते थे और एक तरफ चढ़ते थे, और कभी भी भीड़ नहीं लगता था, कितने भी लोग आ जाते थे। तो इस तरीके से बनाया गया जाता था। इसी को हम बावड़ी भी कहते हैं। इस तरीके से बावड़ी भी बना हुआ रहता है, बड़ा बड़ा तालाब को गड्ढे खोद कर इसी तरीके से बनाया जाता था। चलिए, एक बात और है, अल बरूनी का डाक टिकट 1973 ईस्वी में छपी थी हमारे देश में।
उनके जन्म के 1000 साल पूरे होने पर। तो ये आपको पूछ सकता है। चलिए आगे। राजस्थान में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब, जोहड़, कुआं और बावड़ी बनाई जाती है। वहाँ पानी की कमी है, इसलिए ये सारा चीज़ खोदकर पहले से ही रखा जाता है, ताकि बारिश पड़े तो जितने भी बारिश का पानी हो उसको इकट्ठा किया जा सके, और ताकि बाद में हम इसका यूज़ कर सके। इस तरीके से बावड़ी के चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी होती हैं, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। बावड़ी को सीढ़ियाँ बनी रहती है और नीचे उतर के एक तरफ जाते हैं, एक तरफ आते हैं, इस तरीके से आते रहते हैं। तो इस तरीके से बावड़ी बना हुआ रहता है। उत्तराखंड में पानी से जुड़े कई तरह के रीति रिवाज, त्यौहार और जश्न मनाते हैं। और जब वहाँ पानी भर जाता है ना, तो वहाँ एक मेले का जैसा आयोजन भी होता है वहाँ उत्तराखंड में। कभी जाइएगा तो देखिएगा। और ख़ासकर वहाँ एक रीति रिवाज ये है कि जब उत्तराखंड की एक दुल्हन ब्याह के बाद आती है ना, तो झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है और पूजा करती है, क्योंकि पानी से ही तो हमारी ज़िंदगी जुड़ी है ना। तो इसलिए वहाँ जा कर के वो पूजा करती है। जब शादी होती है, दुल्हन जब ब्याह कर आती है घर, तब 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को ही याद किया गया था। उसके बारे में बताया जा रहा था कि जब 1986 में सुखाड़ आया था ना, तो इस तरीके से भूली बिसरी बावड़ियों की याद किया गया था। और मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से ज़्यादा कूड़ा निकाला था। बावड़ी को छोड़ दिया था और वो भर गया था, तो ज़रूरत तो पड़ा, तो जब ज़रूरत पड़ा तो उसे 200 ट्रक से ज़्यादा कूड़ा उससे निकला, और इस तरह बावड़ी ने लोगों को सूखे से बचाया। तो इस तरीके से पानी का यहाँ इंतज़ाम किया जाता है। तरुण भारत संघ, ये एक संघ है जिसमें ये संस्था है जिसमें पानी के इंतज़ाम करने से जुड़ी हुई है। पानी का इंतज़ाम करती है ये संस्था, लोगों को पानी का इंतज़ाम करवाती है, दिलाती है। चलिए आगे। मृत सागर के बारे में आपने सुना होगा। वैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर को मृत सागर क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ कोई जानवर ही जीवित नहीं, उस पानी में कोई रह ही नहीं सकता है। लेकिन मृत सागर दुनिया की सबसे नमकीन सागर है। वो इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक वहाँ निकल जाएगा, इतना नमकीन है वो नमक। अगर पानी पी भी लेते हैं तो आपको भी नुकसान होगा, आप मर भी सकते हैं। एकदम जहरीला होता है, एकदम नमकीन होता है। मृत सागर में ऐसे तैर सकते हैं जैसे मान लो कि आराम से लेटे हों। कभी उस जाइएगा तो उस पर अगर सोने का प्रयास करिएगा तो अंदर डूबिएगा ही नहीं, कोई चीज़ डूबता ही नहीं वहाँ, क्योंकि वहाँ 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक के बराबर वहाँ इस तरीके से पानी का घनत्व तो कम और नमकीन ज़्यादा है, इसलिए वहाँ कोई चीज़ डूबता ही नहीं है। चलिए दांडी यात्रा के बारे में देख लेते हैं कि दांडी यात्रा जो है ये घटना 1930 की है, और अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई थी, और ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था, आपको पता है 1930 ईस्वी में। और लोगों को मजबूरी में दुकान से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। अंग्रेज़ों का ये अत्याचार था। तो गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। और उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। एक लंबी यात्रा की और इस कानून को तोड़ा। नमक बनाने के लिए समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए गड्ढों में भर दिया जाता है, और फिर तेज़ धूप पानी में सुखा दिया जाता है, और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। इस तरीके से पानी से नमक निकाल लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदा दिली रहिए। जय हिंद, जय भारत। Peace.